अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर की, तो भाई अगर एक सिंपल डेफिनेशन में बात करूँ मैं, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि अल्टरनेटर की कितनी स्ट्रेंथ है अपने टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन रखने की रेस्पेक्टिव ऑफ लोड वेरिएशन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अल्टरनेटर है जिसके ऊपर हम लोग फुल लोड करंट IFL अगर फ्लो कराते हैं और हमें टर्मिनल वोल्टेज VT मिलता है। नाउ ऐसे केस में अगर अल्टरनेटर का जो लोड है इसे मैं थ्रोन ऑफ कर दूं, यानी कि हटा दूं पूरी तरीके से और ओपन सर्किट कर दूं, तो ऐसे केस में वोल्टेज VT से चेंज होके EG हो जाएगा। ठीक है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। यानी कि अल्टरनेटर कितनी स्ट्रेंथ अल्टरनेटर की अपने टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन रखने की वोल्टेज लोड वेरिएशन के कारण होते रहने से, यानी कि लोड वेरिएशन होता रहे लेकिन अपना जो अल्टरनेटर है वो अपना वोल्टेज कांस्टेंट रखे। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या चाहते हैं यार, हम जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, जहाँ पे भी हम लोग उसका एज अ सोर्स इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हमारी ये कोशिशें रहती हैं कि हम लोग एक आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाएं, एक ऐसा सोर्स बनाएं जिसका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंज। कितना भी लोड चेंज करो, उस पर प्रेस चलाओ, AC ऑन करो, पर टर्मिनल वोल्टेज सेम बने रहे। तो यही चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया जिसको हमने नाम दिया गया था वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज EG माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज VT डिवाइड बाई फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है। ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या, तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली है क्या, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई ओरिजिनल वोल्टेज। ठीक है, अब ओरिजिनल वोल्टेज यहाँ पे कैसा था, यानी कि ओरिजिनल कंडीशन, ये ओरिजिनल कंडीशन क्या है कि भाई अल्टरनेटर ऑलरेडी लोडेड था तो ये आ जाएगा VT, और चेंज कितना आया तो EG माइनस VT। सो दिस इज द सिंपल वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला। नाउ अब अगर मान के चलते हैं केस ऐसा होता कि हमारा अल्टरनेटर है और वो पहले ओपन सर्किट चल रहा है, EG बना रहा है, और अब हमने उस अल्टरनेटर के ऊपर एक वोल्टेज एक लोड डाल दिया VT का। ठीक है, लोड लगाया IFL फुल लोड, ध्यान रखना फुल लोड लगाना जरूरी है, और ऐसे केस में टर्मिनल वोल्टेज मिला मुझे VT। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो आएगा तुम्हारा चेंज इन वोल्टेज, यानी कि EG माइनस VT, तो न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर क्या आएगा ओरिजिनल पोजीशन V नॉट। अब ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल था EG, तो यहाँ पे आ जाएगा EG। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी जैसे कुछ बुक्स आप चेक करोगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास EG माइनस VT डिवाइड बाई VT, कुछ बुक्स में फॉर्मूला दे रखा होता है EG माइनस VT डिवाइड बाई EG। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि यार ये बुक गलत है या ये सर गलत है। ऐसा नहीं है, सब लोग अपनी जगह सही है। अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द यूनिवर्सल वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला, अल्टीमेट फॉर्मूला जनरलाइज। ठीक है, कि चेंज इन वोल्टेज न्यूमरेटर सेम हो गया डिवाइड बाई ओरिजिनल वोल्टेज, यानी कि वो वोल्टेज जो इनिशियल कंडीशन में था, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में VT था, और बाद में अगर हम इसका उल्टा कर दें कि पहले अनलोडेड था, देन अगर अनलोडेड से लोडेड की तरफ जा रहे हो तो इनिशियल वोल्टेज EG हो जाएगा, V नॉट इज द EG, और अगर लोडेड से अनलोडेड की तरफ जा रहे हो तो इनिशियल वोल्टेज हो जाएगा VT। सो दिस इज द सिंपल केस। अब यहाँ पे क्योंकि हमने लोडेड से अनलोडेड की तरफ जा रहे हैं तो VT डिनोमिनेटर में लिया है। ना ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू EG माइनस VT डिवाइड बाई VT। सो दैट इज द सिंपल केस। ना अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल, इसको और गहराई से अगर समझने की कोशिश करें तो दो अल्टरनेटर हैं, एक A है एक B है ना, दोनों अल्टरनेटर 100 वोल्ट बना रहे थे ओपन सर्किट में। ठीक है, अब जैसे ही तुमने इस पे लोड इसको लगाया और फुल लोड करंट फ्लो कराया तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज था वो रह गया 98 वोल्ट, और B वाले का जो टर्मिनल वोल्टेज था वो घटकर हो गया 95 वोल्ट, क्योंकि जब हम लोग कोई भी इसके ऊपर सोर्स लोड लगाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, लोड के कारण करंट फ्लो करेगा, एंड करंट फ्लो होने से आर्मेचर रिएक्शन हो गया, एंड तरह तरह के वोल्टेज ड्रॉप होंगे, और हमें अल्टीमेटली टर्मिनल वोल्टेज पे जो मिलेगा वो हमने लिख दिया। ना अगर पहले केस की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन चेंज इन वोल्टेज 100 माइनस 98 डिवाइड बाई ओरिजिनल 100 वोल्टेज। ना यहाँ से निकल के आया 2% का वोल्टेज रेगुलेशन। वहीं पे अगर बी की बात करते हैं तो चेंज इन वोल्टेज 100 माइनस 95 डिवाइड बाई 100, और निकल के हमारे पास 5%, तो द सेकंड वन इज द 5%। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से निकल के आती है कि वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना बहुत ज़रूरी है। जीरो हो जाए तो एक आइडियल केस हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो अब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अगर हम देखें तो दिस वन इज द ए जो है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बी जो है ये बेकार ऑप्शन है। यानी अगर मार्केट से अल्टरनेटर खरीदने जा रहे हो तो कौन सा अल्टरनेटर खरीदोगे, ये वाला अल्टरनेटर खरीदोगे जिसका 2% यानी कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा, और ना कि ये वाला हम अल्टरनेटर नहीं खरीदेंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में एक बहुत खास बात निकल के आई जो कन्फ्यूजन रहता है, इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना छोटा हो उतना अच्छा है। और आइडियली कितना होना चाहिए, आइडियली अगर हम एक आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाने में कामयाब होते हैं तो ये 0% होना चाहिए। यानी कि 0% का मतलब कि वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आया। 2% का मतलब क्या हुआ, 2% का चेंज आएगा जब हम लोग
लोड फुल लोड लगाएंगे नो लोड से, समझ में आ रही है। तो जब हम लोग नो लोड से फुल लोड की तरफ जाएंगे तो 2% का वोल्टेज चेंज होगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 5% का मतलब जब नो लोड से फुल लोड लगाओगे, यानी कि जब तुम लोग अपने अल्टरनेटर को फुल लोडेड करोगे, फुली लोडेड, तो ऐसे केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो कितना 5% का वोल्टेज में चेंज आएगा, फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये फ्लक्चुएशन अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मिनिमम होने चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो इसके बारे में और डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो वोल्टेज रेगुलेशन ये जो है लेक्चर, इसके अंदर मैंने इसकी चर्चा करी हुई है बड़े डिटेल में, इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ अब बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की डिटर्मिनेशन की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि भाई कैसे पता करेंगे। तो बेसिकली सिंक्रोनस मशीन दो तरीके की होती है, एक होती है स्मॉल साइज और एक होती है लार्ज साइज। स्मॉल साइज के अंदर हम एक्चुअल लोडिंग करके काम वाम अपना निकाल सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली लोडिंग करेंगे और जनरेटेड कितना हो रहा है, टर्मिनल कितना हो रहा है, ये सब निकाल लेंगे। लेकिन लार्ज साइज मशीन के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावर हमें लगानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी अगर हम निकालना चाहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो फिर क्या करें भाई, तो इसीलिए यहाँ पे आता है इनडायरेक्ट मेथड। ना इनडायरेक्ट अगर मेथड की बात करते हैं कि भाई हमें वोल्टेज रेगुलेशन भी पता चल जाए, जो हमारी वो है टर्म्स एंड कंडीशंस, और हमारी जो मशीन है वो पावर भी कम उसको देना पड़े लार्ज साइज मशीन को, तो ऐसा करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड पिक्चर में आए। और यहाँ से जन्म होता है इन 4 इंपॉर्टेंट मेथड का, ईएमएफ, एमएमएफ, जेडपीएफ एंड एएसए। सो दीज आर बेसिकली द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है और आज बात करेंगे हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन मेथड के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमएफ मेथड की। तो ईएमएफ मेथड में ईएमएफ का मतलब क्या है, ईएमएफ मेथड का मतलब हो गया यहाँ पे जो वर्ड ईएमएफ यूज करा गया है, तो इसके लिए हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन जब निकालने चलेंगे तो हम ईएमएफ इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ईएमएफ फेजर का इस्तेमाल करेंगे इस काम के लिए, इसीलिए इसको नाम दिया गया ईएमएफ मेथड। ये सबसे पहला मेथड था जिसका इस्तेमाल करके वोल्टेज रेगुलेशन निकाला गया। कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। एजम्पशंस क्या क्या है, सबसे पहला कि भाई सिलेंड्रिकल रोटर ले रहा हूँ, सेलिएंट के लिए काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। दूसरा, कांस्टेंट परमेबिलिटी का हमारी मशीन है। तीसरा, सैचुरेशन को हमने निगलेक्ट कर दिया, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो मशीन है वो अनसैचुरेटेड है, तो जो भी हम पैरामीटर्स लेंगे वो अनसैचुरेटेड लेंगे, यानी कि एयर गैप लाइन वाले लेंगे, ना कि आपको याद होगा भी मैंने पीछे पढ़ाया था कि जनरली जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से, ओसीसी कर्व कुछ ऐसा आया था। सो दिस वन ओसीसी कर्व, ये हो गया तुम्हारा सैचुरेटेड कर्व। और अगर एयर गैप लाइन की बात करोगे तो एयर गैप लाइन तुम्हारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएंगी आपकी एयर गैप लाइन, दीज आर एयर गैप लाइन, दिस इज एयर गैप लाइन। तो हम लोग कौन सा ले रहे हैं भाई, हम लोग ले रहे हैं अपनी एयर गैप लाइन, यानी कि अनसैचुरेटेड वाला, दिस इज योर अनसैचुरेटेड ओसीसी कर्व। तो मैं अनसैचुरेटेड ओसीसी कर्व को कंसिडर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। नाउ अब चलते हैं काम पे। तो भाई फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले अल्टरनेटर का सर्किट बना लेते हैं, दिस इज योर अल्टरनेटर ईजी जनरेटेड वोल्टेज। नाउ यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं लीकेज रिएक्टेंस एक्सएल, रेजिस्टेंस कॉपर वाइंडिंग का, और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ठीक है, एक्सएआर, ठीक। नाउ मान के चलते हैं हमने अगर आईए एम्पेयर करंट फ्लो कराया, अगर हमने लोड कनेक्ट कर रखा है और सर्किट कंप्लीट है, तो एक करंट फ्लो करेगी आईए। अब ये जो करंट फ्लो करेगी तो ये जब भी इसकी वजह से क्या होगा, आर्मेचर करंट की वजह से आर्मेचर रिएक्शन होगा। और आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हम लोग एक बात जानते हैं, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, यानी कि फाई ए ओवर फील्ड फ्लक्स फाई एफ, इसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब आर्मेचर रिएक्शन जनरली हम लोग लैगिंग लोड की बात करते हैं, लोड हमारा लैगिंग ही होता है, तो जनरली आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज में डिप आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज में डिप आएगा, और ले दे के जो वोल्टेज हमें मिलेगा बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन वो ई आर मिलेगा, ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है, ई आर। अब क्या होगा, ई आर के बाद क्या होगा, अब करंट आगे जाएगी तो कुछ कॉपर वाइंडिंग में लॉस हो जाएगा, कुछ फ्लक्स लीक हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। लीक में क्या होता है कि जब फ्लक्स पूरा लिंक ही नहीं होगा, भाई हमने जनरेट करी 10 लाइनें लेकिन लिंक अप हो पा रही हैं 8 लाइनें, तो जो 2 लाइनें लॉस हो गई हमारी, 2 लॉस कर दी हमने 2 लाइन्स, तो ये जो 2 लाइन्स होती हैं इनकी वजह से भी तो कुछ फ्लक्स हमारा चला जाएगा ना पिक्चर से। तो जो इनकी वजह से जो फ्लक्स जो लीक हुआ, इनकी वजह से जो वोल्टेज हम लॉस कर देंगे, वो जो वोल्टेज लॉस हुआ वो आ जाएगा आपका यहाँ पे ड्रॉप दिखा देंगे, इसीलिए फाइनली हमें मिलेगा वीटी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही ड्रॉप हो गया, तो ई आर मिल गया। देन उसके बाद कॉपर वाइंडिंग एंड लीकेज की वजह से जो ड्रॉप हुआ वोल्टेज, वो हमें मिलेगा माइनस करके वीटी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, तो ई जी इक्वल टू वी टी प्लस आई आर ए प्लस जे आई ए एक्स एल प्लस जे एक्स ए आर, ठीक है। यहाँ पे जे क्यों लगाया है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जब भी बात करते हैं ये इमेजिनरी एक्सिस में लाई करता है, ये जो वोल्टेज होगा ये 90 डिग्री लीड करेगा हमारा यहाँ पे करंट से, क्योंकि ये क्या है, इंडक्टिव वोल्टेज है, ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज़ें फेजर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब
अगर हम यहाँ पे क्या करें तो जे आई ए एक्स एल, नाउ इन दोनों को अगर हम कपल कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एल एक्स ए आर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया लीकेज, दिस वन इज योर लीकेज एंड दिस वन इज योर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को दिखा रहा है, रिएक्टेंस है। नाउ दिस वन इज योर रेजिस्टेंस। तो अब अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखो तो ये पूरा का पूरा जो है आपका जे वाला टर्म है, तो इसमें एक्सएल और एक्सआर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेस लिख सकते हैं, एंड दिस एक्सेस इज नोन एज सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये तुम्हारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो गया। नाउ अगर हम लोग क्या करें, इस एक्सेस को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, तो अब इक्वेशन क्या बन गई, वी टी प्लस आई अगर कॉमन ले लूँ मैं, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में आई को अगर कॉमन ले लेता हूँ, तो आइए कॉमन ले लिया तो हमें बन जाएगा आर ए प्लस जे एक्सेस, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो आर ए प्लस जे एक्सेस है, दिस वन इज योर सिंक्रोनस इंपेडेंस। तो एक्सेस जो निकाल के रखा है ये क्या है तुम्हारा, ये हो गया सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो गया, बहुत यूज होता है, एंड दिस वन इज योर सिंक्रोनस इंपेडेंस। तो जनरली क्योंकि सिंक्रोनस रिएक्टेंस की बहुत ज़्यादा कीमत है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, क्योंकि जनरली आर ए की जो वैल्यू होती है वो नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू द एक्सेस, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए सिंक्रोनस इंपेडेंस और रिएक्टेंस लगभग लगभग क्लोज बराबर ही आते हैं निकल के, ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है। नाउ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टोटल हमारी वैल्यू निकल के आ गई जनरेटेड वोल्टेज की, अगर उसे एक इक्वेशन में हम डिस्क्राइब करें तो इक्वल टू वी टी प्लस आई ए एक्सेस आई ए जेड एस। तो ये सारी आपको याद रखनी होगी, यानी कि जो भी हमारा जनरेटेड वोल्टेज होगा उसमें से जो टर्मिनल पे मिल रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इज आई ए जेड एस का डिफरेंस है इसके बीच में। क्लियर हो गया। नाउ अब अगर हम बात करता हूँ मैं कि जेड ए की रेंज क्या होती है सिंगल इम्पिडेंस की, या ना जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल दिया है तो मैं कंफ्यूजन है कि वो वैल्यू क्या दे रखी है, वो लीकेज की फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं समझ में नहीं आ रहा, उसमें वैल्यू दे रखी है 0.1 ओम, तो वो क्या है, अगर तुम 0.1 पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट दे रखी, पर यूनिट में हम लोग काम करते हैं, तो जैसे कभी कभी समझ में नहीं आता है 0.1 जो है वो आर ए है, एक्स एल है, एक्स ए आर है, क्या है, ठीक है। अगर मान लो कोई मिस कर गया देना, तो इसके लिए मैं आपको रेंज बता देता हूँ जिससे कि तुम वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो रेंज समझ लो, तो आर ए की जो जनरली रेंज होती है 0.01 पर यूनिट के आसपास होती है, 0.01 हो सकती है, 0.05 हो सकती, 0.05 हो सकती है, ठीक है। तो इतनी ही रेंज होती है। एक्सएल की बात करें तो 0.1 से 0.2 पर यूनिट के बीच की रेंज होती है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है एक्स ए आर की, ठीक है, 0.85 पर यूनिट, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मशीन का वोल्टेज को अफेक्ट करता है तो उसका आर्मेचर रिएक्शन है। क्योंकि लीकेज हम मशीन बनाते ही ऐसी हैं, अच्छे से अच्छी कॉपर वाइंडिंग यूज़ करोगे तो तुम क्या करोगे, अच्छी कॉपर वाइंडिंग का अगर इस्तेमाल करोगे तो रेजिस्टेंस को तुम कम कर दोगे, बहुत अच्छा कपलिंग करोगे, बहुत अच्छा अगर हम कह सकते हो एयर गैप मिनिमम रखोगे तो क्या होगा, अगेन लीक, अगर तुम सब कुछ अच्छा रखोगे, ठीक है, एयर गैप कम करोगे तो लीकेज को कम कर दोगे, बढ़िया मशीन बना दोगे। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन को तुम काबू नहीं कर सकते क्योंकि वो लोड पर डिपेंड करती है, लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो हमारा सिस्टम को डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, ओवरऑल इम्पिडेंस जो बनाता है जिसकी वजह से वोल्टेज में डिप आएगा, वो आपका आर्मेचर रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे आर ए की वैल्यू क्या है, आर ए की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू द लीकेज एंड आर्मेचर रिएक्टेंस। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आर ए को जनरली निगलेक्ट कर देते हैं अपने इक्वेशंस में, और प्रैक्टिकल पर्पस मशीन में हम लोग हमेशा लगभग लगभग आर ए को निगलेक्ट करके चलते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हो जाती है इक्वेशन, केवल अगर हमारे पास इम्पिडेंस या केवल हमारे पास अगर रिएक्टेंस बचेगा, और साथ ही साथ हम लोग का इक्वेशन में एरर भी कम आता है। लेकिन ये तब होगा जब हम लोग ऐसी मशीन ले रहे हैं जिनकी रेटिंग अबव है 100 kVA की, क्योंकि अगर इससे नीचे जाओगे तो वहाँ पे ये सब के सब कंपैरेटिव पैरामीटर के होते हैं, तो वहाँ आप इजीली निगलेक्ट नहीं कर सकते। नाउ कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन भाई निकाले कैसे जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं पुरानी जो हमने इक्वेशन निकाली उसी से। सबसे पहले हमारे पास आएगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, वीटी। नाउ वीटी से आईए आएगा, यानी कि आर्मेचर करंट आएगा जो कि थीटा एंगल पे लैग करेगा। हम यहाँ पे लैगिंग लोड ले रहे हैं, ध्यान रखना, दिस वन इज योर फॉर लैगिंग लोड, लैगिंग लोड के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लैगिंग लोड है तो पावर फैक्टर भी लैगिंग होगा। तो मान के चलते हैं जो लोड लिया है वो थीटा पावर फैक्टर से लैग कर रहा है, थीटा पावर फैक्टर है, थीटा पावर फैक्टर से, पावर फैक्टर एंगल है थीटा, ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर तो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं अब जो भी लैगिंग होती है, यानी कि जो भी पावर फैक्टर इफेक्ट होता है वो आई ए पे रिफ्लेक्ट होता है, तो वी टी से थीटा एंगल के क्या है, बैक रहेगा, दिस वन इज योर पावर फैक्टर एंगल, ठीक। नाउ अब क्या करते हैं, सेम फेज में आई ए आर ए बनेगा, ठीक है। फेजर डायग्राम ऑलरेडी हम लोग बनाना सीख चुके हैं, पुराने लेक्चर आप मेरे देख सकते हो अल्टरनेटर के, वहाँ पे हमने सारे के सारे फेजर डायग्राम कवर करें। सो ये चीज़ वहाँ पे जाके एक बार दोबारा चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग फोकस रहेंगे ईएमएफ मेथड पे। तो ये आई आर ए आ गया। नाउ यहाँ से 90 डिग्री लीड करता हुआ आई एक्सेस आएगा, ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा। नाउ यहाँ से अगर हम जोड़ देंगे तो वी टी प्लस आई आर ए प्लस जे आई एक्सेस, इन सबको अगर मिला दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, दिस वन बिकम्स ई जी, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, कई बार कंफ्यूजन होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पीछे इक्वेशन निकाली ई जी इक्वल टू वी टी प्लस में
IA प्लस में JIXS, ये क्वेश्चन अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, पर जब बनाओगे तो जे गायब कर देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कहीं पे भी जे नहीं लिखा है, तो रीज़न क्या है, जे बेसिकली ये दिखा रहा है सिंपली कि भाई ये वाला जो टर्म है ये 90 डिग्री तुम्हारा लीड कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है, ये आपको याद रखनी। क्लियर हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री लीड कर रहा है रियल टर्म से, एक तो इमेजिनरी है और क्या है 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो 90 डिग्री हमने क्या करा, देखो ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री लीड करा दिया है यार, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको 90 डिग्री लीड करा दिया इस टर्म को। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी 90 डिग्री लीड करा दिया है तो इसलिए जे नहीं लिखा है। जे लिखोगे तो 90 डिग्री लीड नहीं कराओगे। क्लियर हो रहा है, यानी फेजर डायग्राम में जो हमने यहाँ जे लिखा था उसका काम हो गया है इसको 90 डिग्री लीड करा के। इसीलिए हमने क्या करा है, इसीलिए हमने जे को हटा के इसको बस फेजर डायग्राम बना दिया। क्लियर हो गया, तो इसीलिए जे नहीं लिखते कभी फेजर डायग्राम में, जे वे ये सब नहीं लिखा जाएगा। ओके, नाउ ये आ गया तुम्हारे पास क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर आईए की जो लाइन है इसे अगर हम आगे कर दें और यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या करें, यहाँ पे इन दोनों को अगर इस तरीके से एक्सीड कर दें, इसको टच करा दें, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकना, वेट, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलते हैं हम लोग, इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये लाइनें हमने खींच ली हैं ऊपर की तरफ। अब देखो अगर हम इसमें क्या करें, इसके वैल्यू पुट करें तो वीटी को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पर्टिकुलर को अगर हम फिलअप करने की कोशिश करें तो इसको बड़े ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा वीटी। नौ वीटी की अगर हम प्रोजेक्शन डाउन की तरफ लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी वीटी की, वो कितनी निकल के आएगी, वो वीटी कॉस थीटा निकल के आएगी। और ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू है, दिस वन इज योर IRA, ये आपका सेम का सेम यहाँ आ गया। तो अगर हम इस पूरी लेंथ की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो दिस वन इज योर VT कॉस थीटा प्लस IRA। क्लियर हो गया, सिंपल सा है, बहुत सिंपल था ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा एक साइड और निकालते हैं ना। अगर हम लोग ये वाली साइड निकालने की कोशिश करें, ये वाली पूरी प्रॉपर साइड, तो देखो इसमें इतनी वैल्यू तो हमें पता ही है, दिस वन इज योर IAXS, ये वाली वैल्यू हमें पता है IAXS है, ठीक है। अब ये वाली अगर वैल्यू की बात करें दिस वन, तो ये अगर हमारा VT है तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन भी तो होगा, दिस वन इज योर वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ VT एंड दिस वर्टिकल प्रोजेक्शन इज VT साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये कितना निकल के आएगा, VT साइन थीटा, सेम है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो VT साइन थीटा और ऊपर IAXS, तो अगर हम लिखें इसको क्या लिख सकते हैं, VT साइन थीटा प्लस IAXS। सिंपल है, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब देखो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को देखें, ये एंड ये, अगर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को देखोगे तो हम जानते हैं कि भैया ये हो गई हाइपोटेनियस, ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, कुछ भी ले लो यार। तो हम जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहीं पे हम लोग इक्वेशन लगा देंगे। तो लेगिंग लोड के लिए हमारा लेगिंग लोड कितना, 0 से लेके 90 के बीच में, ऐसे केस में अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ई जी का होल स्क्वायर यानी कि एच का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला इक्वेशन निकल के आती है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने ईजी की वैल्यू निकाल ली। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। चाहे EMF मेथड हो, चाहे MMF मेथड हो, चाहे ZPF मेथड हो, ये जो बात बता रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलेगी, चाहे ASA मेथड हो, सभी मेथड के अंदर अल्टीमेटली हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं EG, ठीक है। VT देखो क्या है, जब हमने जैसे अल्टरनेटर जो भी हमारा है जब हम चला रहे हैं तो हमने उसके ऊपर टर्मिनल वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया। बात आ रही है कि ईजी को कैसे निकालोगे, ईजी निकालने का कोई तरीका नहीं है, समझ में आ रहा है। तो वीटी हमें जनरली दे रखा होगा इन सभी मेथड के लिए। जब भी तुम खोलोगे, फॉर एग्जांपल दे रखा है 440 किलो वोल्ट का अल्टरनेटर है, सो अल्टरनेटर का जो 440 जो तुम्हें दे रखा है वो जनरली हमें वी फुल लोड दे रखा होता है। तो वीटी हमें टर्मिनल वोल्टेज जनरली दे रखा होगा सिस्टम के अंदर। हम हर बार कैलकुलेट करेंगे ईजी को, ईजी की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, यानी कि वो वोल्टेज जो जनरेट हो रहा होगा विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, विदाउट द इफेक्ट ऑफ लीकेज, विदाउट द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, तो वो जो वोल्टेज है ईजी, उसको हम लोग हर मेथड में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो वीटी हमें अगर दे रखा है, पावर फैक्टर एंगल पता ही है, करंट फुल लोड करंट कितना आर्मेचर करंट जा रहा है वो भी पता चल गया, एक्सेस की वैल्यू हमें पता रहे, तो हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आसानी से। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गई होगी बात ये। नाउ अगर हम बात करते हैं पावर फैक्टर यूनिटी हुआ तब क्या होगा, तो थीटा यानी कि 0 हो गया। तो ऐसे केस में थीटा 0 है, इसका मतलब अगर टर्मिनल वोल्टेज VT है तो आर्मेचर करंट IA जो होगा वो क्या होगा, सेम फेज में होगा। देखो यहाँ पे थीटा 0 है। अब IARA यहाँ पे बढ़ा देते हैं, सो दिस वन इज योर IARA। नाउ इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ IAXS हो गया, इसको मिला देते हैं, दिस वन इज योर EG।
क्लियर। अब अगर यहाँ से सिंपल सा निकालोगे तो सेम जैसे हमने यूज़ करा था हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वही लगा दो। तो यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो वी टी है, तो वी टी का होल स्क्वायर, सॉरी वी टी प्लस दिस वन इज योर आई आर है, इसका होल स्क्वायर ये लिखा प्लस इसका होल स्क्वायर, तो आई एक्सेस का होल स्क्वायर। सो दिस वन इज द सिंपल फॉर्मूला। यूनिटी पावर फैक्टर में बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट आता है लीडिंग पावर फैक्टर में। तो लीडिंग पावर फैक्टर में अगर हम बात करते हैं तो अगेन थीटा 90 से 0 के बीच में ही रहेगा, लेकिन लीड करेगा वोल्टेज को। तो टर्मिनल वोल्टेज को जो अब तक करंट था, यानी कि अगर पिछले केस की बात करें तो वी टी से 90 डिग्री थोड़ी पर्टिकुलर थीटा एंगल लैग कर रहा था, यूनिटी पावर फैक्टर में 0 पे आ गया ना, इसके अंदर क्या होगा, लीड कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है, पर्टिकुलर थीटा एंगल लीड कर जाएगा। सही क्लियर हो गया यहाँ पे ना। अब अगर हम लोग बनाते हैं तो आई आर ए ये बनेगा पैरेलल, जस्ट पैरेलल टू आई ए, सेम फेज में। यानी कि अच्छा ये सेम फेज में क्यों बनता है, ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, जिस फेज में करंट होगा अगर रेजिस्टेंस से पास कराओगे तो वोल्टेज भी सेम फेज में निकलता है। तो वी ए और आई ए दोनों सेम फेज में होंगे, वी आर रेजिस्टेंस ड्रॉप वो सेम फेज में होगा, इसीलिए हम लोग इसको हमेशा पैरेलल बनाते हैं करंट के, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा आई एक्सेस, एंड देन हम फाइनली इसको जोड़ देंगे, दिस वन इज योर ई जी। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर कैसे निकालेंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जनरली पेपर के अंदर अगर पूछ लिया जाता है। तो ई जी अगर लीडिंग पावर फैक्टर लोड पे अगर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालने जाते हैं, सो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, क्योंकि ये लैगिंग पे बड़ा आसान है, यूनिटी पे बड़ा आसान है, पर लीडिंग पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जरा समझ लो। तो मान के चलते हैं अगर हम आई ए की वैल्यू को, वही लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये कट करेंगे। सो ये डिस्टेंस अगर हम निकाल लें, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल देखो कौन सा निकालना है, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला ट्रायंगल हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको देखें सिंपल सा यहाँ पे इसकी वैल्यू को, तो देखो एक अगर हम लाइन डाल लें, ये वाली लाइन, तो दिस वन इज और आई आ रहे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आई आ रहे हो गई, और ये वाली जो दूरी है दिस वन इज योर वी टी कॉस थीटा। देखो ये वी टी है, ये थीटा है, तो इधर इधर ले जाओगे तो दिस वन इज योर वी टी कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे प्रोजेक्शन कैसा होगा, वी टी कॉस थीटा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो एक वैल्यू निकल के आ गई ना, दूसरी हमें निकालनी है ये वाली। अब देखो ये वाली कितनी हो जाएगी, दिस वन पर्टिकुलर, दिस वन इज योर वी टी साइन थीटा। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम ये वी टी है, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन जो है ये वाला वो वी टी कॉस थीटा है, और अगर हम इसको ये वाला प्रोजेक्शन ले लें, दिस वन इज योर वी टी साइन थीटा, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है वी टी साइन थीटा। क्लियर हो गया। तो वी टी को अगर हम दो पार्ट्स में तोड़ें तो वी टी कॉस थीटा ऊपर हो गया, वी टी साइन थीटा यहाँ पे आ गया। अब अगर हमें ये वाला पार्ट निकालना है तो दिस वन इज योर वी टी साइन थीटा माइनस ये वाला माइनस कर दो आई एक्सेस, काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आती है इक्वल टू वी टी साइन थीटा माइनस आई एक्सेस। तो दिस वन इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो यहाँ पे अगर लगाओगे तो ई जी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन का होल स्क्वायर वी टी साइन थीटा माइनस आई एक्सेस एंड दिस वन का होल स्क्वायर, यानी कि वी टी कॉस थीटा प्लस आई आर ए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, हमने लैगिंग लीडिंग यूनिटी तीनों के केस में हमने ईएमएफ मेथड का इस्तेमाल करके ना। ईएमएफ मेथड मैंने क्यों कहा था, क्योंकि देखो इसके अंदर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरेटेड वोल्टेज वीटी। देखो इस सबका सब वोल्टेज है, ये जो फेजर डायग्राम पूरा है दिस इज योर ईएमएफ डायग्राम। देखो यहाँ पे ये भी फेजर डायग्राम है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, वोल्टेज। ठीक है, तो क्योंकि सब चीज़ें वोल्टेज ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दिस दैट्स वाई इट्स नेम इज ईएमएफ मेथड, यानी कि वोल्टेज मेथड। ठीक, नाउ फीचर्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा समझ लेते हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो आप लोग जनरली ध्यान नहीं देते हो, अभी सीखोगे। तो देखो यहाँ पे हम अगर हम बात करें वोल्टेज रेगुलेशन की, तो ईएमएफ मेथड या कोई भी मेथड लोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन में न्यूमरेटर सेम होता है, ईजी माइनस वीटी, यानी कि अल्टीमेटली जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो ये है कि कितना चेंज आया वोल्टेज में जब हमने लोड नहीं लगा रखा था और जब पूरा लगा रखा था ना। अगर बड़े ध्यान से देखो तो ईजी की कैलकुलेशन अभी हमने पीछे करी, तो ईजी का जो फॉर्मूला जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी में जो लोड है वो लैगिंग ही होता है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला मैक्सिमम यूज़ होता है, और कह सकते हो हमेशा यही यूज़ करना चाहिए जब तक कि स्पेशली ना दे रखा हो कि लीडिंग या यूनिटी पावर फैक्टर लोड लगा हुआ है, जो कि बहुत रेयर ऑफ रेयरिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, मैंने आपको जब शुरुआत में बताया था तो ईएमएफ मेथड के अंदर हमने कुछ एजम्पशन लिए थे। एजम्पशन क्या था कि भैया जो भी हम रोटर ले रहे हैं वो अनसैचुरेटेड हम लोग पूरा ले रहे हैं, यानी कि क्या है, सैचुरेशन निगलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर। तो अगर अनसैचुरेटेड लोगे तो ऐसे केस में ये जो एक्सेस ले रखा है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये भी अनसैचुरेटेड है,
इसके ऊपर अभी पिछला लेक्चर मैंने अभी पीछे लेक्चर कवर किया है जहाँ पे हमने बात करी थी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रिएक्टेंस के बारे में, याद होगा वहाँ पे, अगर नहीं देखा तो देख लेना, वहाँ पे हमने कर्व भी ड्रॉ करा था रिएक्टेंस का। तो अब एक्सेस क्या है, अनसैचुरेटेड है ना। हम एक बात जानते हैं पुराने उस लेक्चर से कि एक्स एस यानी कि सैचुरेटेड अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड वैल्यू हमेशा कम होगी कंपेयर टू द अनसैचुरेटेड, यानी कि किसी भी मशीन के अंदर अगर हम लोग अनसैचुरेटेड रिएक्टेंस निकालेंगे तो हमेशा ज़्यादा आएगा कंपेयर टू द सैचुरेटेड। अब बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ध्यान से देखो, यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब दिस वन इज योर हाइयर वैल्यू, हाइयर देन एक्चुअल, हाइयर देन एक्चुअल। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिंक्रोनस मशीन तुम कितनी भी अच्छी बना लो उसके अंदर सैचुरेटेड ही होती है, यानी कि सैचुरेशन की कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। एयर गैप लाइन इज अ जैसा फिक्सियस लाइन जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम आइडियली बना लें कि हमारा फेरोमैग्नेटिक कोर सैचुरेटेड ही ना हो तभी ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल मशीन की बात करें तो प्रैक्टिकल जितनी भी मशीन्स होती हैं सब की सब क्या होती हैं, सैचुरेटेड मशीन्स होती हैं। तो प्रैक्टिकल सैचुरेटेड मशीन का मतलब दिस वन एक्सेस सैचुरेटेड इज योर एक्चुअल वैल्यू एंड दिस वन इज योर कह सकते हैं वर्चुअल वैल्यू कह सकते हो, ठीक है, वर्चुअल वैल्यू या थ्योरेटिकल कह देते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू, क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, सही है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो एक्सेस एंड सैचुरेटेड लिया है वो हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू से। अब क्योंकि एक्सेस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि जो ईएमएफ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ईजी, ईजी अगर हम बात करें तो ईजी एक्चुअल जो होगा वो यहाँ पे अगर हम एक्स एस सैचुरेटेड ले लेते तब तो आता है एक्चुअल, लेकिन हम तो ले रहे हैं अनसैचुरेटेड। तो यानी कि जो ईजी हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ मेथड इज मोर देन द ईजी विच इज एक्चुअल। ठीक है, तो एक्चुअली जो वोल्टेज यानी कि अल्टरनेटर के अंदर जो एक्चुअली जनरेट हो रहा होगा वोल्टेज उससे ज़्यादा वोल्टेज हमें इस कैलकुलेशन में मिलेगा। यानी कि जो ईएमएफ मेथड जब तुम इस्तेमाल करोगे तो किसी भी अल्टरनेटर के अंदर ओपन सर्किट पे बनने वाला जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज हमें ईजी मिल रहा होगा ईएमएफ मेथड में। समझ में आ रहा है? यानी फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली बन रहा है 100 वोल्ट, ठीक है, अनलोडेड पे, लेकिन हमारा ये जो कैलकुलेशन जो हमने अभी निकाला है ना फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो निकल के आ रहा है 102 वोल्ट एग्जाम्पल के तौर पर। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्यों? बिकॉज ऑफ दिस अनसैचुरेटेड रिएक्टेंस। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, जब ईजी की वैल्यू ज़्यादा निकालोगे यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ईजी माइनस वीटी होता है। क्लियर? अब अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी ईएमएफ मेथड से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि ऑब्वियस ही चाहता है वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू ई माइनस वी टी। अब ये अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में वोल्टेज रेगुलेशन भी ज़्यादा निकल के आएगा। तो मान के चलते हैं अल्टरनेटर एक्चुअली उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल 100 बन रहा था ईजी और माइनस ड्रॉप हो रहा था 95, वीटी मिल रहा था 95, तो एक्चुअल तो वोल्टेज रेगुलेशन ये निकल के आया डिवाइड बाई 100 यानी कि 5% का। पर क्योंकि हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करा तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की वजह से ईजी निकल के आ गया 102। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन निकालोगे ईएमएफ मेथड से, बहुत ध्यान से समझना, ये कहीं मिलेगा नहीं जल्दी, तो 102 माइनस 95, क्योंकि वीटी तो हमने पता है, वीटी हमें पता है, डिवाइड बाई 102। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अब जो वैल्यू निकल के आएगी, जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेक्शन में या अपनी अपनी कॉपी पे कि भैया वोल्टेज कितनी निकल के आ रही है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 102 माइनस 95, दिस वन इज 7 डिवाइड बाई 102 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, एंड दिस वन इज 6.86। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 6.86, आई थिंक यही निकल के आ रही होगी। ठीक है, तो 6.86 का वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आया। अब देखो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि जो एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा था अल्टरनेटर में वो तो 5% हो रहा था, पर जो तुमने अपना मेथड का इस्तेमाल करा ईएमएफ उससे जो वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आया वो है 6.86 बिकॉज ऑफ दिस अनसैचुरेटेड रिएक्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ज़्यादा निकल के आ रही, जो कि बुरी बात है। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट देखना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन अभी अपने पीछे सीखा, वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होना बुरी बात है, ठीक है, एक निराशाजनक बात है। तो वैसे ही वोल्टेज रेगुलेशन जो ईएमएफ मेथड से निकल के आया क्योंकि वो ज़्यादा निकल के आ रहा है तो ये एक निराशाजनक बात है और इसको इंग्लिश में कहते हैं पैसिमिस्टिक। सही है, डेट्स वाई इस मेथड को हम कहते हैं पैसिमिस्टिक मेथड। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी यानी कि अच्छी बात है, ठीक है, और एक होता है निराशावादी, तो निराशावादी इज नोन एज पैसिमिस्टिक मेथड, तो इसीलिए इसका नाम हमने रखा है पैसिमिस्टिक मेथड। सो दैट्स वाई यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि जो ईएमएफ मेथड है इसको हम लोग कहते हैं भैया ये आपका है निराशावादी मेथड। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप क्लियर हो रहा होगा, इसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप जो है
कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो निराशावादी मेथड इसीलिए इसको कहा जाता है ना। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, कोई भी एग्जाम तुम दोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन कि भाई ये 4 मेथड में से पेसिमिस्टिक कौन सा है, ऑप्टिमिस्टिक कौन सा है, एक्चुअल कौन सा है, क्लोज टू एक्चुअल कौन सा है। तो ये सब हम लोग चर्चा करेंगे, अभी सारे मेथड एक एक करके सीखेंगे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो इसीलिए क्योंकि ज्यादा वोल्टेज आता है इसीलिए इसे पेसिमिस्टिक कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होने की वजह से। ना जाते जाते 2 लेक्चर कहूंगा मैं। एक है आपका फेजर डायग्राम, अगर सीखना चाहते हो अल्टरनेटर कैसे बनेगा ईजी तरीके से तो लेफ्ट वाला देखना, और फेजर की ऊपर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो अगर सीखना चाहते हो, जो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, टफ पार्ट है, उसको अच्छे से अगर सीखना चाहते हो तो राइट वाला लेक्चर देखना। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ना ये सीरीज को मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, अभी बहुत सारे पार्ट में बन रहा है। आने वाले मेथड में हम लोग देखेंगे एमएम मेथड क्या होता है और कैसे उससे कैलकुलेशन करते हैं।